यमुना नदी में आई बाढ़ से दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहे आईटीओ को झील में तब्दील कर दिया इस बाढ़ ने। इसके चलते लंबा जाम लग रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन आईटीओ तक पानी भराव और एक नाले को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के एक मंत्री के बीच बहस शुरू हो गई। देखिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली का सबसे अहम चौराहा आईटीओ शुक्रवार को झील में तब्दील हो गया। दक्षिणी दिल्ली को मध्य दिल्ली से और मध्य दिल्ली को यमुना पार से जोड़ने वाले इस अहम चौराहे पर गाड़ियों की जगह पानी का सैलाब दिख रहा था। पूरा घूमकर आ रहे हैं आईटीओ, कहीं से अंदर नहीं आने दे रहे। पर ऑफिस खुद जाना है सर, काम करने तो जा रहे हैं सर। ऑफिस जाना है, ये तो कहा जा रहा है संडे तक बंद कर दिया गया है, ऑफिस घर से काम करिए। नहीं सर, ऐसे ऑर्डर मिले नहीं है, तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब तक हमें कैसे पता पड़ेगा सर। जाना कहाँ पे? आईपी भवन। तो आईपी भवन में भी तो पानी भरा हुआ है। जाना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा ना अधिकारी सबको। अच्छा हाँ। पानी भर गया है। हाँ, तभी तो मानेंगे ना सर। लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ पानी की नहीं थी। तमाम लोग जूते चप्पल हाथों में लेकर हैरान परेशान होने के साथ जान हथेली पर लेकर भी चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक खंबे पर करंट आ रहा था। मैं इस वक्त आईटीओ पर खड़ा हूँ और इस खंबे पर करंट आ रहा है। अभी मैं खुद यहाँ से आया हूँ, जैसे ही टच किया खंबे में अचानक जो है वो करंट आ रहा है। ये देखिए कई सारे लोगों को, ये देखिए करंट लगा, ये देखिए करंट लगा, ये देखिए करंट लगा। ये आईटीओ की तस्वीर है, करंट लगा है अभी आपको। हाँ भाई, करंट आ रहा है। ये देखिए इस खंबे में करंट लगा है, अभी मुझे खुद करंट लगा है और ये देखिए भाई साहब तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन सालों बाद आईटीओ तक पानी पहुंचा कैसे, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं ड्रेनेज नंबर 12 की तरफ। यहाँ सैकड़ों मजदूर मिट्टी की बोरियां तैयार कर रहे हैं। इस ड्रेनेज का रेगुलेटर टूट जाने से यमुना का पानी तेजी से दिल्ली के आईटीओ पर घुसा। आनन फानन में आर्मी तक को बुलाना पड़ा। कल रात से दसियों हजार कट्टे जो रेत के हैं वो यहाँ पर फेंके जा चुके हैं। लेकिन ये जो ड्रेनेज है ये आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं, आतिशी जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो और आर्मी के भी लोग यहाँ पर आप देखिए कि एनडीआरएफ और आर्मी के भी लोगों को यहाँ पर मदद के लिए बुलाया गया। ये आर्मी के ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी भी मदद ली जा रही है, इनसे भी तकनीकी सलाह ली जा रही है। और एकदम सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर हैं रेत की बोरियां जो है वो लगातार डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी 12 नंबर जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये आप देखिए कि ये 12 नंबर जो ड्रेनेज सिस्टम है जो यमुना के में सीवर का पानी जो पंप के ज़रिए डालता है, वो आप देखिए कि यही 12 नंबर ड्रेनेज के ज़रिए यमुना का जो पानी है वो शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सारा दिन दिल्ली की सड़कों पर मची अफरा तफरी, लोगों के परेशानियों की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मंत्री का असमंजस तो मीडिया के सामने ही दिख गया। यहाँ आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि जो गैस कटर हैं वो आ जाएं और जो गोताखोरों को बुलाया हुआ है जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के बार बार नीचे जाके देख रहे हैं कि नीचे गेट फंसा कहाँ हुआ है। तो जैसे ही वो सिल्ट जो है उसको हम एजिटेट करके निकालेंगे या सक करेंगे, फिर उन गेट्स को खोलेंगे। अगर वो कब भी नहीं खोलेंगे तो गैस कटर से उनको काट देंगे। लेकिन यमुना का जल स्तर घटने के बावजूद परेशानियां अब भी नहीं घटी हैं। लेकिन हमेशा की तरह अब भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए बेहतर व्यवस्था सरकार करेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लगातार ये बात भी कही जा रही है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में बाढ़ आई है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हथनीकुंड बैराज से सीमित गति से पानी छोड़ने की अपील की थी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा बैराज पर फोड़ रही है।
आखिर सच क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा पहुंचे हथनी कुंड बैराज। दिल्ली में जब से यमुना में बाढ़ आई है तब से एक नाम सबसे ज्यादा सुना जा रहा है, या यूं कहें कि आरोपों का सामना कर रहा है, वो है हथनी कुंड बैराज। कहा जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई। मैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पहुंचा हूं और जो यहां आकर समझा है वो आपको समझा रहा हूं। हथनी कुंड बैराज से सामान्य तौर पर 352 क्यूसेक पानी प्रति घंटे के हिसाब से छोड़ा जाता है। शनिवार 8 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक 352 क्यूसेक पानी प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ा जा रहा था, लेकिन इसके बाद बरसात शुरू हुई और बैराज पर, हथनी कुंड बैराज पर यमुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तो बैराज से पानी छोड़े जाने की रफ्तार भी बढ़ गई और फिर शुरू हुई हथनी कुंड बैराज पर 96 घंटे लगातार बाढ़ की कहानी। बैराज से जब 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा की रफ्तार से पानी छोड़ा जाता है तो इसको बाढ़ की स्थिति कहा जाता है। रविवार 9 जुलाई शाम 4 बजे जब पहली बार 1,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो बाढ़ की स्थिति घोषित हो गई और इसके बाद लगातार हर घंटे 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बैराज से यमुना में छोड़ा जाता रहा और 11 जुलाई को सुबह 11 बजे ये स्थिति आ गई कि एक समय 3,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी यमुना में छोड़ा गया। सोचिए कि सामान्य तौर पर जहां 352 क्यूसेक की रफ्तार से पानी यमुना में छोड़ा जाता है, वहीं 3,60,000 क्यूसेक की रफ्तार से यमुना के अंदर पानी छोड़ा गया, यानी करीब 1000 गुना ज्यादा की स्पीड से पानी छोड़ा गया। जलस्तर बढ़ा तो यमुना में बाढ़ कैसे नहीं आएगी। इसके बाद 13 जुलाई शाम 4 बजे जब 88,000 से ज्यादा क्यूसेक की रफ्तार से पानी छोड़ा गया तो लगभग 96 घंटे के बाद में जो बाढ़ की स्थिति थी बैराज पर वो जाकर खत्म हुई। अब पहले के मुकाबले स्थिति में काफी सुधार है। तस्वीरें भी बता रही हैं और आंकड़े भी बता रहे हैं कि शुक्रवार को प्रति घंटे 50 से 60,000 क्यूसेक की रफ्तार से हथनी कुंड बैराज से पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के यमुनानगर जिले के बॉर्डर पर पड़ता है। हरियाणा का ये हिस्सा है और हरियाणा का ही इस पर नियंत्रण है। ये यमुना नदी के पानी को 3 हिस्सों में डाइवर्ट करता है। पहला है ईस्टर्न यमुना कैनाल, इससे पानी यूपी की तरफ डाइवर्ट किया जाता है सिंचाई आदि कामों के लिए। दूसरा है वेस्टर्न यमुना कैनाल, इससे पानी हरियाणा और फिर दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया जाता है सिंचाई और फिर ट्रीट करके पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। और तीसरा है मुख्य यमुना नदी, जो पानी दोनों नहरों को सप्लाई करने के बाद बच जाता है उसको मुख्य यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। जब यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति होती है, यानी कि 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी की रफ्तार से यहाँ से पानी छोड़ा जा रहा होता है, तो नहरों को पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है क्योंकि पानी के साथ गाद बहुत ज़्यादा आती है। तो 9 जुलाई को जब बाढ़ की स्थिति बनी तो दोनों नहरों को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, लेकिन 13 जुलाई को जब बाढ़ की स्थिति खत्म हुई तो दोनों तरफ से पूछा गया क्या आपको पानी चाहिए, तो यूपी की तरफ से फिलहाल पानी के लिए मना कर दिया गया। इस वजह से ईस्टर्न यमुना कैनाल अभी सूखी हुई दिखाई दे रही है, जबकि हरियाणा से जब पूछा गया तो उन्होंने पानी की इच्छा जताई, इसलिए वेस्टर्न यमुना कैनाल भरी हुई दिखाई दे रही है। और यमुना कैसी दिखाई दे रही है आप देख ही रहे हैं। बैराज तो यूं ही चर्चा में आ गया। सच ये है कि हमको आदत हो गई है जीवनदायिनी यमुना नदी को खुद अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखने की, वरना बरसात के मौसम में भी अगर यमुना अपने साधारण स्वरूप में नहीं आएगी, यमुना में बाढ़ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और असम में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। असम के 17 जिलों में बाढ़ का असर है, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गुवाहाटी में भी काफी पानी भर गया है, इसके चलते कई गाड़ियां फंस गई हैं।
भारत का मिशन चंद्रयान 3 जो इतिहास रचने के लिए निकल गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अब सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया है और इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। सफल लॉन्च के बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 में 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का स्टडी करेंगे। चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। और यही चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. और अब मुंबई के धारावी का रीडेवलपमेंट करेगा अदानी ग्रुप। महाराष्ट्र सरकार ने अदानी ग्रुप की बोली को मंजूरी दे दी है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम या झुग्गी है। 240 हेक्टेयर में फैली धारावी में करीब 8 लाख की आबादी है। 13,000 से छोटे धंधे हैं। प्रोजेक्ट में 23,000 करोड़ का खर्च का अनुमान है और झुग्गी में रहने वालों को मुफ्त मकान दिए जाएंगे।